नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आज 15 मई 2022 रविवार, हमेश की तरह प्रश्नोत्तरी का दिन। गत सप्ताह में जो प्रस्तुति हुई और साथ ही पुरानी भी प्रस्तुति हुई, उसके आधार पर कुछ प्रश्न आए हैं। पुनरुत्थान विद्यापीठ की टीम ने इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों का चयन किया है। ये प्रश्न आज पूछ रहे हैं पुनरुत्थान विद्यापीठ के कार्यकर्ता विजय चार्वे। विजय जी। सभी को नमस्कार। आए गुरुकुल शुरू करने से पहला प्रश्न डॉक्टर नंद किशोर जी पंजाब से पूछते हैं कि प्रणाम ताई जी, क्या गुरुकुल का पाठ्यक्रम लागू करके शालाओं को गुरुकुल में परिवर्तित किया जा सकता है? ऐसा करने से कार्य शीघ्र और सरलता से किया जा सकेगा? आपका इस बारे में क्या विचार है? नंद किशोर जी बीएड कॉलेज में व्याख्याता हैं। उनकी चिंता समझ में आती है, आकांक्षा भी समझ में आती है, परंतु यह बहुत ही जल्दी करने का विषय रहेगा। ये इतना जल्दी होगा नहीं। गुरुकुल का पाठ्यक्रम ही केवल गुरुकुल नहीं होता है। गुरुकुल का दिनक्रम, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, गुरुकुल के सारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये मिलकर गुरुकुल बनता है। आज की व्यवस्था में जो विद्यालय चल रहे हैं, उनमें केवल गुरुकुल का पाठ्यक्रम लागू कर देने से ये विद्यालय गुरुकुल में रूपांतरित नहीं हो जाते। यह बात तो आप भी थोड़ा विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगी। आज हमें इतनी जल्दी करने से तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन पुनरुत्थान विद्यापीठ का दीर्घकालीन लक्ष्य तो है ही कि संपूर्ण भारत में जो भी शिक्षा चलेगी वह गुरुकुल के माध्यम से ही चलेगी। परंतु यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कम से कम अभी 50 वर्ष लगेंगे, ऐसा तो लगता ही है। 50 वर्ष तक हमें धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ निरंतर कार्यरत रहें तो 50 वर्ष में यह लक्ष्य प्राप्त होगा। अगर 50 वर्ष के बाद ही लक्ष्य प्राप्त होना है, ऐसा करके यदि हम ढीले पड़े या धीरे धीरे काम करते रहे तो ये 50 के 100 वर्ष भी हो सकते हैं। यह धैर्य का मामला है, निरंतर लगे रहने का मामला है और 2 या 3 पीढ़ियों का मामला है। यह लक्ष्य प्राप्त अवश्य करना है, आज नहीं, हमारी तीसरी पीढ़ी इसको प्राप्त करेगी। इसी कड़ी में अगला प्रश्न वर्षा स्वामी जयपुर से पूछती हैं, प्रणाम ताई जी, गुरुकुल खोलने के लिए अच्छी धनराशि की आवश्यकता तो होगी। क्या अभी निःशुल्क न रखकर योग्य शुल्क लेकर शुरुआत कर सकते हैं और बाद में उसे निःशुल्क कर दें? यह भी एक अधीरता का उदाहरण है। यह इस बात का भी संकेत है कि गुरुकुल शुरू करने की आकांक्षा कितनी तीव्र है। यह आकांक्षा अच्छी बात है, परंतु गुरुकुल शुरू करने के लिए या चलाने के लिए जो चाहिए वह तो चाहिए। वह केवल धनराशि का मामला नहीं है। धनराशि प्राप्त कैसे की जाएगी इसका विषय है। शुल्क के रूप में धनराशि प्राप्त करना, ये तो मूले कुठाराघात अर्थात जड़ ही काट देना हुआ, तो निःशुल्क तो करना ही चाहिए। हाँ, शुल्क प्राप्त करने के लिए अथवा धनराशि प्राप्त करने के लिए समाज का सहयोग हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसका विचार अवश्य करना चाहिए। निःशुल्क रखने का कारण यह है कि जो छात्र पढ़ते हैं उनसे कुछ नहीं प्राप्त करना। आप बीच का रास्ता निकालकर अभिभावकों को
यदि गुरुकुल में सहायता करने के लिए सहमत बना सकते हैं, सहभागी बना सकते हैं, तो अभिभावकों से आपको धनराशि प्राप्त हो सकती है। वह शुल्क के रूप में नहीं होगी, गुरुकुल संचालन में सहभागिता के रूप में होगी, परंतु प्रारंभ में यह मार्ग फिसलन का मार्ग होगा, क्योंकि अभिभावक तो इसे शुल्क ही समझेंगे, इसलिए इससे तो दूर रहना चाहिए। एक बार शुल्क लेना शुरू किया तो क्रमशः आप निःशुल्क करेंगे, ये बात इतनी संभव तो नहीं लगती है। इसलिए प्रारंभ से ही लक्ष्य रखना चाहिए कि हम समाज के सहयोग से, समाज से धनराशि प्राप्त करके शिक्षा को तो निःशुल्क बनाएंगे। आधार जितना सही और जितना दृढ़ होगा, उतना हमारा प्रयोग अधिक यशस्वी बनेगा, इसकी संभावना बनेगी। थोड़ा विलंब हो सकता है, परंतु करना तो ऐसा ही चाहिए। धन्यवाद। गुरुकुल के संदर्भ में ही अगला प्रश्न विपिन आर्य जी जयपुर से कहते हैं, नमस्ते ताई जी, अभी देश में जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं वे संगठित होकर एक नया रास्ता नहीं निकाल सकते, मतलब आचार्य एक दूसरे के यहाँ जाकर विद्यादान दे सकें। ताई ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संगठन की आवश्यकता तो है, इससे अकेले अकेले जो लोग प्रयोग कर रहे हैं उनकी शक्ति भी बढ़ेगी, परस्पर सहयोग और ज्ञान का आदान प्रदान भी होगा। इसलिए आपका सुझाव, प्रश्न के रूप में आया हुआ सुझाव स्वागत योग्य है और ऐसा करना ही चाहिए। वास्तव में कुछ गुरुकुल तो ऐसा कर रहे हैं। अन्य गुरुकुलों की जानकारी प्राप्त करना, उनसे संवाद स्थापित करना और उनसे लाभान्वित होना, इस माध्यम से परस्पर लाभान्वित होना, ऐसी बातें शुरू तो हुई हैं, परंतु ये स्वयंभू शुरू हुई हैं। इनको व्यवस्था में बांधने का, संगठन में पिरोने का काम भी करणीय है। पुनरुत्थान विद्यापीठ भी इस बात को ध्यान में रखकर ऐसा प्रयास करेगा। जी, सुचरिता उड़ीसा से पूछती हैं, नमस्कार आचार्य जी, गुरुकुल के अनुसार एक आचार्य को पढ़ाने योग्य बनने में कितना समय लगता है? ऐसी गिनती नहीं हो सकती। यह आचार्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह गुरुकुल पद्धति से अध्यापन करने योग्य कब बन जाएगा। यदि अधिक एकाग्रता पूर्वक, अधिक समय देकर, अधिक बुद्धि और कौशल का प्रयोग करके वह निरंतर अध्ययन और प्रयोग करने लगता है, तो वह जल्दी आचार्य बन जाएगा। यदि उसे और अनेक व्याप हैं और जब भी समय मिलेगा उतने समय में ही वह आचार्य बनने का प्रयास करेगा, तो उसे विलंब लगेगा। सब कुछ परिस्थिति सापेक्ष होता है, बुद्धि सापेक्ष भी होता है, तीव्रता कितनी है उसके सापेक्ष भी होता है। इसलिए सीधा सीधा 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष ऐसा नहीं कह सकते। आचार्य की तत्परता के ऊपर ही इसका आधार है। अब कुछ प्रश्न ज्ञान सागर महाप्रकल्प से। पहला प्रश्न है नीरज सोनकर नोएडा से, प्रणाम ताई जी, ज्ञान सागर के ग्रंथों को क्या पुस्तकों की दुकान पर रखा जाएगा? अभी इस विषय में कुछ विचार नहीं किया है। पुनरुत्थान विद्यापीठ विक्रेता नहीं है, वह क्रय विक्रय के बाजार में तो नहीं जाएगा, परंतु जैसी भी परिस्थिति बनेगी, जैसी भी संभावनाएं बनेंगी, उस प्रकार से ऐसी बातों का भी विचार करेंगे। अभी तो ये ग्रंथ प्राप्ति का स्थान केवल पुनरुत्थान विद्यापीठ ही है और कुछ समय तक, अर्थात 1-2 वर्ष तक तो रहेगा। अन्य संभावनाओं का विचार
एक बार ये पुस्तकें प्रकाशित हो जाएंगी, उसके बाद करेंगे। अब अंतिम प्रश्न ज्ञान सागर से वेदांत जी त्रिवेदी गुजरात से कहते हैं, प्रणाम ताई जी, ऑडियो न बनाने के बारे में आपने पिछले रविवार को बताया था, लेकिन हम जैसे लोग जिनको ऑफिस जाने आने में लगभग 2 घंटे का सफर तय करना होता है, उस समय का सदुपयोग करने हेतु हम ऑडियो पुस्तक सुन सकते हैं। जैसे भारत की आप बात करती हैं, हम उनको समझना चाहते हैं। ऐसे प्रश्न और ऐसे सुझाव भी बहुत आते हैं, ये स्वाभाविक भी हैं। आज यातायात में जो समय जाता है उसमें ऑडियो वर्जन सुनना ये बहुत स्वाभाविक है, आवश्यक भी है, संभव भी है। अभी जब तक ज्ञान सागर के ग्रंथों का प्रकाशन हो नहीं जाता, तब तक हम अन्य किसी भी बात का विचार नहीं करेंगे, अन्य किसी भी बात का प्रयास भी नहीं करेंगे। समानांतर रूप से ये हो सकता है, ऐसा सुझाव भी आता है। इधर तो प्रकाशन होता जाएगा, मुद्रण होता जाएगा, उधर ऑडियो वर्जन बनता जाएगा, ऐसे समानांतर तैयारी करने के सुझाव आते हैं, परंतु अभी ऐसा हम नहीं करेंगे। हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी शक्ति ग्रंथों का निर्माण, उनका परिष्करण और उनका मुद्रण और प्रकाशन, इसमें ही केंद्रित हुआ है। इसलिए आपका सुझाव हम ध्यान में रखेंगे। बहुत अन्य लोगों ने भी ऐसा सुझाव दिया है, हम भी इसकी उपयोगिता समझते हैं। यह अगले जनवरी मास के बाद में ही विचार में लिया जाएगा। तो अभी आज के प्रश्नोत्तर समाप्त हो रहे हैं। हम पुनः अगले रविवार को प्रश्नोत्तर के लिए मिलेंगे। सप्ताह भर आप दोनों विषयों की प्रस्तुति सुनते रहें, देखते रहें, आपके प्रश्न भी पूछते रहें, सुझाव देते रहें, चिंतन करते रहें, इस यात्रा में साथ साथ चलते रहें। इसी निवेदन के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।